स्कैम एक ऐसा शब्द जिससे भारत देश का नाता बहुत पुराना है। इतना पुराना कि अगर आप इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो हैरान होंगे कि स्कैम और इसे अंजाम देने वाले स्कैमर्स का इतिहास कितना बड़ा है, कितना पुराना है। उस इतिहास में जिन स्कैम्स और स्कैमर्स का नाम टॉप में लिखा जाता है, वहां पर वक्त के साथ बदलाव होते रहते हैं। कभी उन पर उन नेताओं के नाम होते हैं जो चारा और कोयला जैसी चीजों में स्कैम करने का रास्ता खोज लेते हैं, तो कभी पाएंगे हर्षद मेहता जैसे एक मामूली शख्स का नाम जो अपने खुराफाती दिमाग से एक दिन अचानक भारत की पूरी इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। भारत ने नटवरलाल जैसा ठग भी देखा जिसने ताजमहल जैसे ऐतिहासिक विरासत को 3 बार बेचने की कोशिश की, मगर जिस ठग ने नटवरलाल और हर्षद मेहता जैसे नाम को भी पीछे छोड़ दिया, उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। तो क्या है अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी? क्यों उसे आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैमर माना गया? कैसे उसने सरकार की पलकों से नींद उड़ा दी? उस पर सबसे पहले नजर किसकी गई? और उसने क्यों ऐसा कहा था कि मुझे तो पकड़ रहे हो मगर ये स्कैम नहीं रोक पाओगे? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और इस स्कैम से जुड़े हर सच का होगा खुलासा इस खास सीरीज तेलगी स्कैम में। इसमें आप जानेंगे नकली स्टैम्प पेपर के 20,000 करोड़ के स्कैम की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात है 1992 की। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया गया तो उस समय इस स्कैम में 4,000 करोड़ के घोटाले की खबर सामने आई और ये उस समय देश का सबसे बड़ा स्कैम था। पर सरकार और जांच एजेंसियां नहीं जानती थी कि उसी दौर में उनकी नाक के नीचे देश के अंदर 1992 स्कैम से भी बड़ा स्कैम जन्म ले रहा है। एक ऐसा स्कैम जिसकी चोट से देश की अर्थव्यवस्था अगले कई सालों के लिए गिरने वाली थी, और ये स्कैम था फेक स्टैम्प पेपर स्कैम। अच्छा, आपने भी कभी न कभी प्रॉपर्टी के लिए तो कभी एग्रीमेंट के लिए 10, 20, 50 या 100 रुपए वाले सरकारी स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया ही होगा या देखा जरूर होगा। स्टैम्प पेपर दरअसल A4 साइज वाला एक कागज होता है जिस पर सरकार की रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है। इन स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल कोर्ट फीस, रेवेन्यू, लीज, एग्रीमेंट्स, रिसीट्स और बैंक्स में होता है। यानी इन स्टैम्प्स की वैल्यू इंडियन रुपीस के बराबर है। आपको कोई प्रॉपर्टी की विल बनवानी है, कोई एग्रीमेंट साइन करवाना है, कोई बिजनेस डील साइन करवानी है, इस तरह के सभी काम स्टैम्प पेपर पर किए जाते हैं, क्योंकि स्टैम्प पेपर पर लिखने से वो डील या एग्रीमेंट लीगल बन जाते हैं और इन्हें आप कोर्ट, ब्लॉक या सरकारी दफ्तरों में दिखा सकते हैं। जबकि नॉर्मल कागज पर हुआ कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट या किसी सरकारी दफ्तर में वैलिड नहीं माना जाता। स्टैम्प पेपर का सिस्टम इंडिया में लाने वाले अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी गवर्नमेंट और लीगल वर्क के लिए ये स्टैम्प पेपर देश में इस्तेमाल हो रहे हैं। खासतौर पर 70 और 80 के दशक में हर छोटे बड़े काम को स्टैम्प पेपर के जरिए ही किया जाता था। लेकिन किसी ने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर ये स्टैम्प पेपर ही नकली बनने लग जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था किस तरह बर्बाद हो सकती है। सोचिए, अगर एक रोज आपको पता चले कि जिन स्टैम्प पेपर पर आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाई थी वो नकली हैं, या फिर जिन स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल आपने विल या एग्रीमेंट्स के लिए कर रहे हैं वो असली है ही नहीं। आज डिजिटल चीजों का जमाना है तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले साल 2003 में देश में नकली स्टैम्प पेपर्स का ऐसा स्कैम सामने आया जिससे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फेक स्टैम्प पेपर का ये स्कैम 1992 के हर्षद मेहता स्कैम से भी कई गुना बड़ा था, जिसने सभी सरकारी ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टीज सभी के काले चिट्ठे खोल कर रख दिए थे।
मुंबई में क्राइम रिपोर्टर को उसके एक मुखबिर ने खबर दी कि उसके पास 100 पन्नों की एक रिपोर्ट है जो देश का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। जिसके बाद जब इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन हुई तो 50-100 वाले नहीं बल्कि 25 से 50 हजार वाले नकली स्टैम्प पेपर भी मिले जो बैंक, पीएसयू और कोर्ट तक में सर्कुलेट हो चुके थे। नकली स्टैम्प पेपर का जाल कुछ इस तरह फैला हुआ था कि सरकारी डिपार्टमेंट तक इन असली नकली स्टैम्प पेपर के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए नकली स्टैम्प पेपर का ये धंधा बिना रोक टोक 11 साल तक देश में चलता रहा। जब इस केस की तहकीकात शुरू हुई तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नकली स्टैम्प पेपर का ये स्कैम 1, 2 या 5 हजार नहीं बल्कि 20,000 करोड़ रुपए का था। जी हाँ, अगर 2 के पीछे 10 जीरो लग जाएं तब 20,000 करोड़ बनता है। और तेलगी इन सभी कैश की गिनती बोरियों के नंबर से करता था। दरअसल उन दिनों स्टैम्प पेपर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे। स्टैम्प पेपर को छापने के लिए खास तरह की मशीनें इस्तेमाल होती थी जो सरकारी ऑर्डर पर ही विदेश से मंगाई जाती थी। इन मशीनों को मंगाने का प्रोसेस भी बहुत ही कॉन्फ़िगरेशन होता था। कंपनी कभी एक जैसी मशीन 2 देशों में नहीं बेच सकती थी। इन प्रिंटिंग मशीन में खास तरह की स्याही का इस्तेमाल होता था जिसकी वजह से इनकी कॉपी तक कर पाना नामुमकिन था। वहीं सरकारी दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल होने की वजह से स्टैम्प पेपर की कीमत भारतीय नोटों जितनी ही थी। लेकिन भारतीय नोटों की तुलना में स्टैम्प पेपर में सिक्योरिटी फीचर कम थे जिसकी वजह से इन्हें कॉपी करना आसान था। पर क्या ये हैरानी की बात नहीं थी कि देश के सरकारी विभागों से लेकर कोर्ट तक में 11 साल तक नकली स्टैम्प पेपर इस्तेमाल होते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर इतने सालों तक पुलिस और सरकार क्या कर रही थी? कौन था इन नकली स्टैम्प पेपर स्कैम के पीछे का असली मास्टरमाइंड जो सरकार की नाक के नीचे सरकारी कागज का काला कारोबार कर रहा था? ये जानने के लिए देखिए एपिसोड 2।